जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी में सरकार के बारे में कि सरकार क्या होती है। इकाई 2 में हम आ चुके हैं और इकाई 2 में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम है सरकार यानी कि गवर्नमेंट। तो आइए चलिए इस पे चर्चा करेंगे, इसको जानेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सीरीज हमारी चल रही है, उसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भारत में जितने भी 1947 से 2024 तक प्रधानमंत्री बने हैं सभी के बारे में डिटेल में हमने बताया है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के किस प्रकार की प्रक्रिया के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को धारण किया। साथ ही साथ एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट हैं, इनको आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि इस ज्ञान की गंगा में अब आपको डुबकी लगानी ही पड़ेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सरकार क्या होता है? गवर्नमेंट यानी कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे, ऐसा आर.के. लक्ष्मण द्वारा कहा गया है। तो कार्टूनिस्ट का काम क्या होता है? यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा 2 कार्टून यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कार्टूनिस्ट जो होते हैं अक्सर आपको अखबारों में छपे कार्टून दिख जाएंगे। वैसे तो अब सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ चैनल्स पर भी आपको कार्टून देखने को मिल जाते हैं जो व्यंग होते हैं, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर व्यंग किए जाते हैं, कटाक्ष किए जाते हैं। यानी कि इसमें जनता के अधिकारों की बात की जाती है। आलोचना का मतलब होता है कि उसके पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। खैर आजकल आलोचना का मतलब ही कुछ और हो गया, सिर्फ यहाँ पर निगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो आलोचना में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष शामिल होते हैं। पहले वाले कार्टून में आप देखेंगे तो कुछ बर्तन रखे हुए हैं और वहाँ से 2 लोग गुजर रहे हैं। शायद ये ग्राम पंचायत से जुड़े हो सकते हैं या सरकार के किसी भी पद पर आसीन हो सकते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। यानी कि इनको दिखाई दे रहा है कि बर्तन सूखे पड़े हैं, लोग लाइन लगाकर बैठे हैं, पानी नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि होगा, कहीं पर नल तो ज़रूर होगा जहां पर पानी आ रहा होगा। यानी कि ये नहीं कह रहे हैं कि जाकर पता कर लें कि यहाँ पर क्या समस्या नहीं देखेंगे, सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पर आएंगे, तब सारी समस्याओं का समाधान करने की वादे करेंगे। और वादा कितना पूरा होता है ये तो आप जानते ही हैं। दूसरे चित्र में दिया गया है कि मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था, वो बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। यानी कि एक नेताजी के बारे में इसमें कहा जा रहा है कि नेताजी को माला पहनाई जा रही है और बहुत भारी माला पहना दी गई है जिससे वो गिर गए हैं और इसी पर ये चर्चा कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से कटाक्ष इसमें भी किया गया है। एक छोटा सा चैप्टर है, इसी को हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है। तो अध्याय 3 है, इकाई 2 का एक ही चैप्टर इसमें है, ठीक है। फिर इकाई 3 में हम चलेंगे तो और भी वहाँ पर चीज़ें आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए सरकार क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर होता है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। देखिए लोकतंत्र और राजतंत्र की बात की गई है तो थोड़ा सा हम आपको पहले ही बता देते हैं, फिर आगे तो हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र का मतलब जहाँ पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, यानी कि जो पब्लिक होती है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजतंत्र एक तरह से वंशावली पद्धति पर आधारित होती है, यानी कि राजा का बेटा राजा, फिर बेटे का बेटा राजा, फिर बेटे का बेटा राजा, ये राजतंत्र होता है। यानी कि राजा का तंत्र, राजा के चुनाव, ठीक है। तो राजा का चुनाव कैसे होता है? राजा का बेटा जो होता है सबसे बड़ा वही राजा बन जाता है या जो उसमें योग्य बेटा होता है। आइए आगे चैप्टर में देखते हैं कि क्या दिया गया। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। यानी कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट लिखे गए हैं इसमें ये बताया गया है कि ये अखबार की कुछ टुकड़ियां हैं जो सरकार के कामों को लेकर कहीं ना कहीं ये छपी हुई हैं। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। तो आप भी अपने आपस में चर्चा कीजिए कि सरकार क्या होती है। आपको बता दें कि सरकार वो चीज़ होती है जो आपके लिए योजनाएं लाती हैं, आपके गांव में पानी, सड़क, आवास यानी कि घर, शौचालय, बिजली और भी जो सुविधाएं होती हैं, राशन कार्ड यानी कि अनाज की उपलब्धता, खेतों में अगर सूखा पड़ जाए तो उसकी भी व्यवस्था करना, लोगों को अनाज पहुंचाना और भी सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य केंद्र,
सब कुछ, यानी कि जितने भी जीवन जीने के लिए संसाधन होते हैं उन सारी चीज़ों में सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है और वो आपकी हर सुविधा को पूरा करती है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट में आप बता सकते हैं कि आपको सरकार के बारे में क्या क्या समझ में आता है। उनके कामों की चर्चा कीजिए, क्योंकि सरकार का काम बहुत बड़ा होता है, यानी कि आपके कपड़े से लेकर आपके जीवन जीने की पूरी पद्धति सरकार के ऊपर निर्भर करती है। आइए तो चलिए चैप्टर में देखते हैं कि क्या लिखा गया। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएँ चलाना, यानी कि आपके स्वास्थ्य, भोजन और कोई सामान अगर महंगी हो जाती है तो उसको नियंत्रित कैसे किया जाए। और डाक सेवा, रेल सेवा, यानी कि आपका संचार और परिवहन, इन पर भी ध्यान देना सरकार का काम होता है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, यानी कि दूसरे देश के जैसे आतंकवादी हुए या दुश्मन देश के कोई लोग हैं या घुसपैठिए हुए हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि भारत में बहुत सारे घुसपैठिए आए हुए हैं जो दूसरे देश से, यानी कि अपने देश को छोड़कर भारत में घुस जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से सुरक्षा करने के लिए क्या होती है, सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर सैनिक लगाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ BSF होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि भारत अपने पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ गतिविधियाँ करते रहता है जिससे शांति भंग हो जाती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिक को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है, यानी कि मान लीजिए आपके यहाँ किसी प्रकार का भूकंप आ जाए, आपका घर गिर जाए, तो आपको किस प्रकार से मुआवजा दिया जाए, या आपको चोट लग गई है तो किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, या किसी भी तरह से आप सूखा पड़ जाए, जो चीज़ें मैं पहले बता रहा था वही चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इन सारी चीज़ों में सरकार आपकी मदद करती है। और मान लीजिए आपके यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाए, 2 लोगों में झगड़ा हो जाए या किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए, तो उससे निपटने के लिए आप देखते होंगे कि पुलिस की व्यवस्था की गई है। जब पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है तो सेना को बुलाया जाता है। साथ ही साथ जब किसी चीज़ पर विवाद होता है तो उसका निपटारा करने के लिए आप कोर्ट में जाते हैं, यानी कि न्यायालय में जाते हैं। तो ये भी सरकार का ही अंग होता है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी कि हर तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार को ही देनी होती है। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इस पे लिखा है, एक सबसे ऊपर जो चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। और एक नीचे दिया है भारत पेट्रोलियम, यानी कि आप देखते होंगे कि आपके घरों में ईंधन आता है, साथ ही साथ आप देखते हैं कि पेट्रोल जो मिलते हैं वो भी इसमें है, ठीक है। और बगल में आप देख रहे हैं कि ट्रेन है, रेल है, तो ये भारतीय रेल है, ठीक है। तो क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा उन पर नहीं की गई है? तो आप अभी तक जो हमने बातें की, अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमने चर्चा नहीं की है, तो उन्हें भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं या इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, बता सकते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण दें कि फसलों में कौन सी फसल, उसका बीज का उत्पादन कौन सा अच्छा होता है, उसकी व्यवस्था करना। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर गांव में हॉस्पिटल की व्यवस्था करना या डॉक्टर की व्यवस्था करना या मोबाइल एम्बुलेंस की व्यवस्था करना या मोबाइल हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। स्कूल की बात यहाँ पर हमने देखा कि नहीं की गई है, तो स्कूल भी सरकार का अंग होता है। आप देखते होंगे कि प्राथमिक विद्यालय हर गाँव में होते हैं और सरकारी स्कूल होते हैं जिनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये भी क्या है, सरकार का ही काम होता है। तो ऐसे पॉइंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। सरकार के स्तर क्या होते हैं, यानी कि सरकार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है।
तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र देखें, मानचित्र आप देखिए, भारत का नक्शा यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे के कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में हम जानेंगे, यानी कि अगले चैप्टर्स में हम जानेंगे। ये भारत का मानचित्र है, इसमें आपके सभी देश हैं, सभी जो राज्य हैं हमारे वो हैं, और हमारे पड़ोसी देशों के नाम भी है, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ सबसे नीचे देखिए आप, बंगाल की खाड़ी के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका दिखाई देगा। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आइए सरकार एवं कानून को समझने की कोशिश करते हैं। सरकार कानून बनाती है और देशों में या देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। अगर आप कानून नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर क्या होता है, जुर्माना लगाया जाता है या आपको सज़ा भी दी जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे ना कि घर पे आप मान लीजिए बदमाशी करते होंगे तो आपके मम्मी पापा हुए, दादा दादी हुए, या जो भी घर के बड़े होते हैं डांटते हैं आपको, कभी कभी आपकी पिटाई भी कर देते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का घर में कानून होता है, उनका कानून चलता है, आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको मना करने के लिए पहले मना करते हैं, फिर आपकी पिटाई भी कर देते हैं, डांट लगाते हैं, और कभी कभी तो खाना भी मम्मी नहीं देती हैं कि आज तुमको ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो क्या है, एक तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि आप गलत काम ना करें। चलिए आइए, इसमें जो उदाहरण दिया है उनको हम मानते हैं। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि जो गाड़ी चलाते हैं, सबसे पहली बात 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ऊपर से उसको गाड़ी चलाने आनी चाहिए। गाड़ी के जो फीचर होते हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ गाड़ी के लिए लाइसेंस भी होना चाहिए, एक तो गाड़ी का लाइसेंस और एक जो चला रहा है उसका लाइसेंस। साथ ही साथ आपको हेलमेट भी लगाना होता है। अब इसमें जो कहा गया है वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। फिर यहाँ देखिए 2 अंडरलाइन किया हुआ है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई और चीज़ जानिए, जैसे आपने कोई या किसी ने चोरी कर लिया है, तो चोरी किया है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और उसको उसके हिसाब से सज़ा भी देगी। तो ये भी एक तरह का कानून है कि चोरी करने से रोकना। आइए आगे चलते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव या जाति के आधार पर भेदभाव की बात की गई है। ठीक है, अगर आपके साथ इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो आप कोर्ट में यानी कि न्यायालय में जाकर अपने अधिकार को मांग सकते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हम संवैधानिक प्रक्रियाओं में जब पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें आपको और भी डिटेल में मिल जाएगी। जैसे हमारे मूल अधिकार होते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए न्यायालय में जा सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है। सरकार के प्रकार हेडिंग है, और सरकार के प्रकार क्या होते हैं आइए जानने की कोशिश करते हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी संसद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। यानी कि लोकतंत्र में जैसे कि आज हम देखें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो ये अगर किसी भी प्रकार के संसद में कानून बनाते हैं, जैसे इन्होंने कई प्रकार के कानून बनाए, जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया, तो एक तरह से ये कानून है। और ये कानून उनको बनाने का अधिकार किसने दिया, हमारे देश की जनता ने वोट करके दिया। उन्होंने बहुत सारे और भी कानून बनाए, उनको भी बनाने को लेकर किसने अधिकार दिए, देश की जनता ने दिए।
और अगर किसी भी प्रकार की उनसे गलती हो जाती है तो आप देखते होंगे कि लोग उनसे सवाल भी पूछते होते हैं, जनता भी पूछती है और कभी कभी आप देखेंगे तो मीडिया भी पूछती है। ठीक है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, यानी कि राजा का तंत्र। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है, यानी कि जो राजा होता है, राजा के पास सरकार चलाने की शक्ति तो होती है, साथ ही साथ उसके पास जो एक तरह का मंत्रिमंडल होता है उनसे वो सलाह लेता है, लेकिन वो उनकी सलाह को माने या ना माने उसके लिए बाध्य नहीं होता है। वो अपने मन से भी निर्णय ले सकता है। ये पूरी शक्ति राजा के पास होती है। यहाँ बॉक्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इधर लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी होती है। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कि लोकतंत्र में मान लीजिए नरेंद्र मोदी कुछ गलत कर देते हैं तो उसकी उन्हें सफाई देनी पड़ेगी, उसके बारे में बताना होगा। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, किसानों ने कहा कि ये कानून गलत है, जबकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून सही है, लेकिन फिर भी किसानों ने उनका विरोध किया और उसके बाद इन्होंने कानून वापस ले लिया। लेकिन राजतंत्र में राजा अगर कोई आदेश पारित कर देता है तो राजा अपनी मर्जी से ही उसको वापस ले सकता है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और राजा अपने फैसलों के प्रति किसी को जवाबदेह नहीं होता है। वो अपने निर्णय की सफाई नहीं दे सकता है, उसकी मर्जी के ऊपर होता है। यानी कि राजा एक तरह से होता है कि वो जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है, बॉक्स में कुछ चीज़ें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ब्लू बॉक्स में लिखा है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण होती है जो उनको प्रभावित करते हैं। यानी कि लोकतंत्र ऐसा होता है जिसमें जनता की भागीदारी होती है और जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उसमें जनता प्रभाव डालती है। यानी कि अगर जनता के समझ में या जनता को सही नहीं लग रहा है तो वो फैसले वापस भी हो सकते हैं, जैसा कि किसान कानून में हुआ। अगर कुछ, जबकि पूरे देश के किसानों ने विरोध नहीं किया, लेकिन देश के बड़े भूभाग के कुछ किसानों ने विरोध किया, फिर भी सरकार ने उसको वापस ले लिया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और जनता अगर विरोध करेगी तो राजा यानी कि जो नेता होता है उसको पीछे हटना होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप कारण लिखिए, इसको हम नहीं बताएंगे, आप अपने मन से लिखिए कि लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर क्या होता है और लोकतंत्र में जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है सरकार की वो कितनी होती है। ठीक है, आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? तो क्या आप लोकतंत्र में खुश हैं, नहीं खुश हैं, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, ये गलत है। लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बन जाता है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र में आप देखेंगे कि लोकतंत्र हमारे देश में है, लेकिन केंद्र में यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 व्यवस्थाएं हैं। केंद्र में आप देखेंगे तो मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर राजा हैं, एक तरह से वो प्रधानमंत्री है। लेकिन आप हर राज्यों में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कोई और है जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं, तो बिहार में देखेंगे तो आपको कौन मिल जाएगा, वहाँ पर नीतीश कुमार मिल जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं और देश में प्रधानमंत्री होते हैं और इन सब का कार्यकाल 5 सालों के लिए निश्चित होता है। और ये चाहे तो 5 साल से पहले भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपनी जो कैबिनेट होती है उसको भंग कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इस NCERT बुक में बताया गया है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने को भागीदार बनकर खुद ही शासन करें
आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में आप देखेंगे कि मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जा रहा है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य, यानी कि आप जब भी वोट देखेंगे ना कि आपके परिवार में कोई वोट देकर आया होगा तो उसकी उंगली पर एक स्याही का निशान लगा होता है और इससे पता चलता है कि इन्होंने वोट दिया है और वो किसी को 2 बार वोट नहीं दे सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ 1 बार वोट देता है। बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उसी देश में होती है जहाँ पर जो वयस्क यानी कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दोनों में से सब अगर वोट देते हैं या किसी धर्म जाति का हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। सब लोग मिलकर वोट करते हैं जो वयस्क हैं, यानी कि एक तरह से 18 साल से ऊपर नाबालिग नहीं है। तो ऐसे चीज़ को जो चुना जाता है उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की थी। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यानी कि गांधी जी ने ये कहने की कोशिश किया है कि देश के हर एक नागरिक को जो वयस्क है उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ बॉक्स में कुछ चीज़ें लिखा गया है। ये एक आंदोलन की चीज़ें दिख रही हैं जिसमें लिखा गया है वोट्स फॉर वुमेन। चित्रों में देखेंगे आप, लिखा है वोट्स फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं को वोट देने के अधिकार कैसे मिलेंगे। आइए इस पर हम बात करते हैं। आपको बता दें कि एक सफरेज मूवमेंट चला था और इस मूवमेंट के जरिए महिलाओं के वोट देने के अधिकार को मांग की गई थी। आइए इसी की चर्चा हम करते हैं। संसार में कभी अगर हम बात करेंगे तो कई जगहों पर ऐसी व्यवस्थाओं के लिए संघर्ष होते रहे। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। ये यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों के भागीदार के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो सफरेज का अगर आपसे कोई मतलब पूछे तो आप क्या बताएंगे? वोट देने का अधिकार। और इसी के नाम पर चला सफरेज मूवमेंट, यानी कि एक तरह से वोट देने के अधिकार के लिए एक आंदोलन। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों को काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। यानी कि लोग पहले सोचते थे कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, वो काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बता दें कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, और तीसरे विश्व युद्ध की संकल्पना लोग बनाते हैं कि अगर लोग आपस में, दुनिया के लोग आपस में नहीं ठीक से रहेंगे तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकते हैं। जैसा कि आप वर्तमान समय में देखते होंगे कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और भी कई देशों में छोटे बड़े युद्ध चलते रहते हैं। और आप देखते होंगे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी छिटपुट कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और भारत एयर स्ट्राइक करके उनके आतंकवादियों को मार देता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन होता है और फिर तृतीय विश्व होने की संभावनाएं जताई जाती हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सफरेज मूवमेंट चलाया गया था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सफरेज मूवमेंट कब चलाया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चलाया गया था। इसमें जब
पुरुष युद्ध करने के लिए मैदान में चले गए थे, जंग के मैदान में थे, तो महिलाओं ने पुरुषों के काम को संभाला और ये देखकर दुनिया के लोग दंग रह गए। उनको महिलाओं के जो काबिलियत थी, उस पर जो उनको शंका थी, वो कहीं ना कहीं उनको एक तरह से ये पता चल गया कि महिलाएं भी काम कर सकती हैं। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। यानी कि पहली बार जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला तो यूएस से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका में 1920 में मिला। फिर उसके बाद जो हमारे देश पर कई वर्षों तक राज किए अंग्रेज, यानी कि इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड में 1928 में मिला। आपको बता दें कि इंग्लैंड में इस समय प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, यानी कि इनडायरेक्ट में ब्रिटेन जो कभी हमारे देश पर राज करता था, आज उसी पर भारत का एक युवा राज कर रहा है। लेकिन वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजतांत्रिक व्यवस्था दोनों का मिक्स है, ठीक है। तो वो चीज़ें ब्रिटेन के बारे में जब कभी पढ़ाएंगे, इंग्लैंड के बारे में जब पढ़ाएंगे, ब्रिटेन इंग्लैंड दोनों एक ही आप समझिएगा, ठीक है। तो जब उसके बारे में कभी पढ़ाएंगे तब वहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि वो लोकतंत्र से कैसे भिन्न है। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर लगा देंगे। इसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें प्रश्नों की श्रृंखला में पूछा गया है कि आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं। एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो हमने बताया कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था होती है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें सुख सुविधाएँ उपलब्ध करवाती है। इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है। भाई जब नियम नहीं बनाएगी तो लोग मनमाना करेंगे और अशांति फैलेगी। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। आप बताएंगे कि इसमें जनता क्या करती है, वोट करती है और अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है और जो कानून बनता है उसमें कहीं ना कहीं जनता की मर्जी होती है। चौथा है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है। तो महिला मताधिकार के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि महिला जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पुरुषों का काम करना शुरू की और फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोग देखकर दंग रह गए कि जिनके लिए महिलाओं को नहीं समझते थे कि ये काम कर सकती हैं। फिर धीरे धीरे उनके मताधिकार की भी व्यवस्था शुरू हुई। फिर 1920 में अमेरिका में, 1928 में इंग्लैंड में ये व्यवस्था शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे दुनिया के बहुत सारे देशों में शुरू हो जाती है। और आपको बता दें कि अपने भारत में भी महिलाएं वोट करती हैं। महिलाएं ही नहीं, 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक वोट करते हैं, ठीक है। युवा जो होते हैं उसमें स्त्री पुरुष किसी भी जाति धर्म के हों, सब लोग वोट करते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, गांधी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों का लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वो वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है कि आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा। तो हमने आपको पूरा पाठ पढ़ा दिया है। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन है गांधी जी के बारे में, इसके लिए आप उत्तर स्वयं से लिखेंगे और आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देना चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम फिर से चर्चा करेंगे देश के जो हमारे एनसीईआरटी बुक है, इसमें अगला चैप्टर जो भी होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इकाई 2 हमने समाप्त कर लिया है। इकाई 3 जो आएगी उसमें स्थानीय सरकार और प्रशासन की बात की गई, जिसमें अध्याय 4 पंचायती राज, फिर अध्याय 5 गांव का प्रशासन, अध्याय 6 नगर प्रशासन है। फिर उसके बाद इकाई 4 आएगी जिसमें आजीविका की बात की गई है। उसमें अध्याय 7 में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, अध्याय 8 में शहरी क्षेत्र में आजीविका। इस प्रकार से हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक समाप्त हो जाएगी। तो कल हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसमें स्थानीय सरकार और प्रशासन के अंतर्गत पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको एनसीईआरटी की सीरीज में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब पर इस प्रकार से आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आपको अगर कहीं से भी लाभ मिल रहा होगा तो आप इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एमपीएस हिंदी के साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।